गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। दिनकर की कविताएं बहुत ओजपूर्ण और प्रखर आवाज़ की, प्रखर किसी की समस्या, विशेष रूप से किसानों की, शोषित वर्ग की समस्या को वे अपने कविताओं के माध्यम से रखते थे और उनकी कविताएं बड़ी जोशीली होती थी। आज भी उनकी कविताओं को हम उदाहरण के रूप में या किसी विशेष परिस्थिति में उनको हम याद करते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ पंक्तियां उनकी इस प्रकार हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, या फिर उनकी पंक्ति थी सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी उनकी उर्वशी, ये सब उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं थी। उनकी एक कविता शक्ति और क्षमा भी थी जिसमें उन्होंने ऐसी पंक्तियों में शत्रुओं को ललकारा भी था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो हमें जोश और उत्साह से भर देती हैं। और जैसे एक सोए हुए शेर को जगाना एक कठिन कार्य होता है, इसी तरह दिनकर ने सोए हुए भारतवासियों को अपनी कविताओं से जगाने का सशक्त कार्य किया था। यहाँ उनकी कविताओं पर, उनकी कविता की पंक्तियों पर हम ध्यान देंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह देश की आज़ादी से पहले की कविता है और उस समय की परिस्थितियाँ, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ जो उपस्थित थीं, उसी के को महसूस करने के बाद कवि ने इन पंक्तियों की रचना की। और उसमें वे कहते हैं कि सदियों से जो शोषण था, अत्याचार था कमज़ोर वर्गों पर, उसके अंदर एक आक्रोश की भावना थी, एक क्रोध की भावना थी। जैसे आग बुझ जाती है लेकिन उसके अंदर ही अंदर चिंगारी रहती है जो उसे कभी भी प्रज्वलित करने का कार्य करती है। इसी तरह सदियों से जो शोषित वर्ग थे उनके अंदर का क्रोध और आक्रोश वह रह रह के सुगबुगाती थी। और वही मिट्टी से बना हुआ मनुष्य मिट्टी के में पाए गए सोने का ताज पहनकर इतराती थी, इठलाती थी। लेकिन अब यह समय आ गया है कि अब जनता अपना हिसाब मांगने दोराहे पर आए समय खड़ा है। समय का रथ और उसके घर घर नाद घरघराती हुई आवाज़ को, नाद मतलब आवाज़, नाद मतलब पशुओं के खाने का पात्र भी होता है। तो आज दोराहे पर समय का रथ खड़ा है और जनता अपना अधिकार मांगने आ रही है। सिंहासन खाली करो। कवि कहते हैं कि जो सिंहासन पर बैठकर इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं, उनसे जनता अपना हिसाब मांगने आ रही है। तो सिंहासन खाली करो, अब जनता अपना राज्य खुद ही बनाएगी। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि कहते हैं
कि कौन जनता अपना हिसाब मांगने आ रही है, कौन सी ऐसी जनता है जो अभी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। वह तो मिट्टी की अबोध मूरत है जिसको अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान ही नहीं है। वह जनता जो जाड़े पाले की कसक सहती है, जाड़े में पाले में खेतों की रखवाली करती है, अपने मालिक की सेवा के लिए दिन रात तैयार रहती है। वह जनता जिसके शरीर में न भोजन है न पोषण है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसके शरीर का जो रक्त है उसकी एक एक बूंद चूसने के लिए उसका शासक, उसका मालिक तैयार है, और वह अपना दर्द कभी खोल कर कहती भी नहीं है, चुपचाप उस दर्द को स्वीकार करती है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने भाग्य के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है। वह कभी भी मालिक के या शोषक के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाती है। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। फिर कवि कहते हैं, कौन जनता, कौन अपना हिसाब, कौन अपने सिंहासन को खाली कराने की मांग कर रही है। वह जनता तो अपने मालिक के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देती है। वह लंबी बड़ी जीभ से कसम खाती है, वह बहुत वेदना सहती है, वह दिन रात अपने खेतों में काम करती है, लेकिन बदले में उसका पेट भी नहीं भरता है। वह जनता भला अपना हिसाब कैसे लेगी। यह तो ठीक है, लेकिन जनमत क्या है, लोगों के विचार क्या है, क्या कहना होना चाहिए, क्या जनता कहती है। यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है, और जनता इस पर क्या विचार चाहती है, क्या करना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना तभी होती है जबकि जनता से उसकी राय मांगी जाती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। वह जनता कैसी है, कभी उसकी बहुत ही बारीकी से उसकी व्याख्या की कि वह जनता तो फूल है, बिल्कुल कोमल है, जो खुशबू देती है, सुंदरता बढ़ाती है, बाग में रहती है तो लोग उसको देख करके आकर्षित होते हैं, वह वातावरण को शोभामान बनाती है। लेकिन वह जनता ऐसी फूल है जिसको लोग तोड़ लेते हैं और उसके दर्द को महसूस नहीं करते हैं। वह तो बिल्कुल अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। वह जब चाहे तोड़ ली जाती है और उसको दोने में सजा दिया जाता है। दोना किसे कहते हैं, जो पत्तों का छोटा सा कटोरा रहता है जिसमें हम फूल तोड़कर या प्रसाद देते हैं। तो वह जनता तो बिल्कुल भोली भाली है, कभी भी उसे तोड़ लो और कभी भी उसको दोने में सजा करके किसी के सामने प्रस्तुत कर दो। अथवा वह ऐसी दुधमुही बच्ची है, ऐसी भोली भाली छोटी बच्ची है जो रोती है, और रोते रोते जब उसको सूरज, चांद, कुत्ता, बिल्ली या खिलौने दिखाया जाता है तो वह भूल जाती है कि क्यों रो रही थी, और वह कुत्ते बिल्ली में और चंदा मामा में वह डूब जाती है, लीन हो जाती है। तो उस दुधमुही बच्ची की तरह ही जनता है जिसको बहलाने के लिए सरकार तरह तरह के खिलौने और प्रलोभन फेंकती है, और उसके मनाने के चार ही उसका वह जंतर मंतर है। उसी जंतर मंतर से, उसी उपाय से एक छोटी सी बच्ची की तरह जनता को हम फुसला करके और उसको अपनी ओर कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी भेड़ और भेड़िए कहानी हम लोग पढ़े थे कि कैसे जनता को दिग्भ्रमित करके और हम उससे मतलब साध लेते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन किसी भी व्यवस्था में
परिवर्तन होता ही है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। तो कितने भी हम उस दुधमुही बच्ची, अबोध बच्ची की तरह उसका शोषण कर लें, उसको प्रताड़ित करें, लेकिन समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है। एक समय ऐसा आता है कि प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो कभी ना कभी भूडोल होगा, बवंडर उठेगा, जनता के अंदर जो आक्रोश क्रोध है वह कभी ना कभी हमारे सामने आएगा। जनता जब कोप से व्याकुल होकर अपनी भ्रिकुटी चढ़ाती है, भ्रिकुटी मतलब भौं, अपनी भौं चढ़ाती है गुस्से में, तो वह नहीं समझती है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शोषण का, किसी भी प्रताड़ना की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद सभी के सहने की क्षमता, सहनशीलता समाप्त हो जाती है। इसलिए कवि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आज समय का रथ दोराहे पर खड़ा है, उसकी घरघराती हुई पुरानी आवाज़ को सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता अपना अधिकार मांगने आ रही है। तो इसके आगे की पंक्तियां हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको तुम लोग मिला लोगे, देख लोगे, सामने किताब रख के, और जो पंक्ति समझ में नहीं आई होगी उसको रेखांकित करके फिर से पूछ लोगे।